हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज हम इंग्लिश का लेक्चर 5 देखेंगे। बाकी पिछले 4 लेक्चरों में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो पार्ट कवर किए हैं उसमें पहले के 2 लेक्चर में हम सबसे पहले के शुरू के 2 लेक्चर में पहले और दूसरे लेक्चर में हमने देखा था वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन, स्पेशल पर्सन, ऐसे वन वर्ड जो किसी स्पेशल व्यक्ति को डिनोट करें या संबोधित करें। उसके बाद हमने देखा वन वर्ड्स, तीसरा लेक्चर जो हमने देखा कवर किया उसमें हमने ऐसे वन वर्ड्स को कवर किया जो किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करें, संबोधित करें, और वो ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। लेकिन पहले दो लेक्चर जो थे उसमें सिर्फ हमने स्पेशल पर्सन्स की बात की थी, व्यक्तियों की बात की थी, ऐसे वर्ड जो किसी स्पेशल व्यक्ति को डिनोट करें। तीसरे लेक्चर में हमने कवर किया ऐसे वर्ड जो किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करें, और चौथे लेक्चर में हमने कवर किया था ऐसे वर्ड्स जो किसी स्थान को, किसी प्लेस को डिनोट करें, किसी खास स्थान को, जैसे कि घोड़ों के रहने का स्थान, सुअरों के रहने का स्थान और अन्य चीजों के रहने का स्थान या किसी के बैठने का स्थान। इस तरह के कुछ हमने वर्ड कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम 2 तरह के वन वर्ड्स कवर करेंगे। एक ऐसे वर्ड्स जो किसी प्रोफेशन को यानी कि किसी व्यवसाय को संबोधित करने के लिए यूज किए जाते हैं, और दूसरा ऐसे वर्ड्स जो किसी तरह की गवर्नमेंट को यूज करने, डिनोट करने के लिए, संबोधित करने के लिए यूज किए जाते हैं। गवर्नमेंट किस तरह की, जैसे कि आपने देखा होगा प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक, इसी तरह ऑटोक्रेटिक, जहां डिक्टेटरशिप, इस तरह के वर्ड्स गवर्नमेंट्स जो होती हैं इनको डिनोट करने के लिए जिन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है या जिन वन वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है वो सारे वर्ड्स आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक यानी कि वन वर्ड्स डिनोटिंग प्रोफेशंस, ऐसे वन वर्ड्स जो किसी प्रोफेशन या किसी व्यवसाय को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हों। तो इसमें ये थोड़े से ही हैं। पहला है इसमें हमारा एंकर तो आप जानते ही हैं। एंकर कौन होता है, आप देखते होंगे न्यूज़ में, आप देखते होंगे इसको कोई रियलिटी शो आता होगा, तो रियलिटी शो में जो एंकर होते हैं, जिससे कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें अमिताभ बच्चन क्या थे, वो एंकर भी थे और होस्ट भी थे और एंकर भी थे। और इसी तरह जो एंकर होते हैं न्यूज़ में आप ज़्यादातर देखते होंगे न्यूज़ एंकर, तो ऐसा पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, या किसी टेलीविजन प्रोग्राम को करने वाला, संबोधित करने वाला, या फिर किसी रेडियो प्रोग्राम को। जैसे कि रेडियो प्रोग्राम के लिए एंकर आपने बहुत फेमस है, कौन है, आरजे नवेद का आप में से बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, और हो सकता है सभी ने सुना हो। इसी तरह एक आरजे प्रवीण है जो वो करते हैं, उसकी एक्टिंग बबुआ, हेलो बबुआ बोल रहा हूँ, इस तरह की जो एक्टिंग करते हैं वो। दूसरे हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी। ये आपने 100% इस वर्ड को आपने ऑप्शनल के सब्जेक्ट के रेफरेंस में सुना होगा कि पिछले अगर 2-3 साल पहले की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी से बहुत ज़्यादा बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई करते थे। तो एक तरह से एंथ्रोपोलॉजी की लहर आई थी मुखर्जी नगर में यूपीएससी के लिए, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते थे एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, मतलब मैन मेड यानी कि मानव विज्ञान। इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है मानव विज्ञानी, और एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मैन मेड, आर्टिफिशियल, किसी मानव के द्वारा बनाया गया, वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ये कौन होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तीसरा है एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। ये बहुत इजी, आप सभी को पता होगा, ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेसक्राफ्ट। ये सारे प्रोफेशंस की बात हो रहा है, ये प्रोफेशंस, ये सारे प्रोफेशंस होते हैं। एस्ट्रोनॉट क्या है, एक तरह का प्रोफेशन है। अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट होता है वो एक तरह का प्रोफेशनल होता है, व्यक्ति होता है। कैलीग्राफिस्ट, ये वर्ड आपने जीएस की तैयारी में 100% एक बुक है उसमें पढ़ा होगा, और वो बुक है एनसीईआरटी की हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपने कैलीग्राफिस्ट, और ये एक बॉक्स जो दिए होते हैं एनसीईआरटी में साइड में, उसमें आपने पढ़ा होगा इसको। उसमें लिखा होता है सुलेखकार। अकबर के समय में सुलेखकार होते थे जो किताबों को लिखते थे, यानी कि जो आईने अकबरी लिखी गई थी उसमें सुलेखकार का काम किसने किया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी है। जो सुलेखक थे वो कौन थे, किसने लिखी थी उसको। सुलेखक का काम ये होता था बुक को अच्छी तरह से सजाना, ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग। 5वां है कार्टोग्राफर, ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, कार्टोग्राफर, मानचित्रकार। वन हु ड्रा मैप्स, वो ऐसा व्यक्ति जो मैप यानी कि नक्शे ड्रॉ करता है, नक्शे बनाता है। फिर है कोरियोग्राफर, ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। कोरियोग्राफर आपने किस रेफरेंस में सुना होगा, मूवीज के रेफरेंस में सुना होगा। तो एक बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर थी जिनका अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, एक्सपायर हुई है, पास अवे हो गई। तो आप उसमें मुझे उनका नाम बताइए। वो रिलीजन से मुस्लिम थी। आप एक मैंने इतनी बड़ी हिंट दे दी है, अब आप उनका नाम बता सकते हैं। वन हु टीचेस आर्ट ऑफ डांसिंग, और वो बहुत मोटी सी थी। फिर है 7th शॉफर, मोटर ड्राइवर, वन हु ड्राइव्स ए मोटर कार। 8th है कंपेयर, ये कंपेयर नहीं है, कंपेयर है कार्यक्रम उद्घोषक, ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्यक्रम की
की उद्घोषणा करता हो, वन हु इंट्रोड्यूस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑन द स्टेज प्रोग्राम्स। आप देखते होंगे कि जहां स्टेज प्रोग्राम होता है, जैसे जैसे इंडियन आइडल होता था, इंडियन आइडल में किसी जैसे सिंगिंग करने कोई आता था तो उसको पहले, उसके आने से पहले एक बंदा आता है जैसे एंकर की तरह, वो इंट्रोड्यूस करता है कि अब इस जगह से ये लड़का आने वाला है या ये लड़की आने वाली है और वो इस शहर के रहने वाले हैं, वो ये गाना गाएंगे, या उनसे पूछ लिया जाता था कि वो आप कौन सा गाना गाएंगे। तो उसके बाद जो आता था सिंगर बाद में आता था, पहले एक बंदा आता था जो इंट्रोड्यूस कराता था आने से पहले। तो वो कौन होते हैं? कंपेयर। फिर है 9th हमारा क्यूरेटर, संग्रह अध्यक्ष, वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम और क्रिकेट पिच। तो स्पेशली इसको क्यूरेटर को यूज किया जाता है म्यूजियम के रेफरेंस में। म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है उसे क्यूरेटर कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वर्ड। एक कैलीग्राफिस्ट और एक कार्टोग्राफर, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर है फ्लोरिस्ट, यानी कि फूल वाला। फ्लोरिस्ट आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, वन हु डील्स इन फ्लावर्स, जो ऐसा व्यक्ति जो फ्लावर्स में डील करता हो, यानी कि फूलों की डीलिंग करता हो। अगला इसमें हमारा 11th है इनविजिलेटर, निरीक्षक। बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते ही हैं। नीचे आपको एडमिट कार्ड मिलता है और या फिर आपकी OMR शीट होती है। OMR शीट पे एक नीचे बॉक्स बना होता है, 2 बॉक्स बने होते हैं। एक बॉक्स में आपको अभ्यर्थी का हस्ताक्षर लिखा होता है कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, एक जगह लिखा होता है इन्विजिलेटर के सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यानी कि निरीक्षक के हस्ताक्षर। वन हु सुपरवाइजेस इन द एग्जामिनेशन हॉल, उसे क्या कहते हैं? इन्विजिलेटर। अगला हमारा 12th लैक्सिकोग्राफर, कोशकार, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता हो। डिक्शनरी क्या होती है? जिसमें हम वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। 13th हमारा रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी का भी हमने पिछले स्लाइड में भी एग्जांपल दिया था। वो किसके टर्म में दिया था? हमने एंकर के टर्म में दिया था। लेकिन रेडियो सही मायनों में उनको क्या कहा जाता है? रेडियो वालों को रेडियो जॉकी कहा जाता है। जैसे RJ नवेद, जिनका हमने बताया मिर्ची मुर्गा जो बनाते हैं, और RJ प्रवीण जो बबुआ वाली स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। वन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो प्रोग्राम। इसके बाद है अगला सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक। आप इसमें चुनाव विश्लेषक के टर्म में रेफरेंस में एक और नाम याद कर सकते हैं। बंगाल इलेक्शन में एक व्यक्ति थे जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उनका बहुत ज्यादा वो चर्चा में थे। किसी तरह का उन्होंने किसी की भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा चर्चा में थे और बंगाल इलेक्शन में ममता बनर्जी के जीतने के बाद और भी ज्यादा में चर्चा में आ गए थे। जबकि उनका इलेक्शन से ना तो MLA थे ना MP थे, कुछ नहीं थे वो, और उनका नाम था प्रशांत किशोर, PK, जिन्हें PK के नाम से जाना जाता है। वो कौन थे? सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक। उन्होंने विश्लेषण किया था चुनाव का कि इस बार कौन जीतेगा, और यह भी बताया था कि बीजेपी 100 वोट भी नहीं लाएगी, 100 सीटें भी नहीं लाएगी, 100 सीटें भी नहीं लाएगी, और वैसा ही हुआ। वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शंस। इसी तरह उन्होंने इस तरह का विश्लेषण उन्होंने बिहार में किया था कि नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन इस बार इलेक्शन जीतेगा। तो उनका वहां पर भी विश्लेषण सही हुआ। उनके ज्यादातर विश्लेषण सही होते हैं। वो है प्रशांत किशोर। उन्हें ऐसे लोगों को सेफोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिर है 15th हमारा स्कल्पचर, मूर्तिकार, वन हु गिव्स शेप टू स्टोन। इस तरह के लोग आपको कर्नाटक में इस तरह का ज्यादा लोग मिलेंगे जो स्कल्पचर का काम करते हैं, मूर्तिकारी का काम करते हैं। फिर है एक लास्ट इसमें हमारा आज का 16th यूशरर। यूशरर क्या होता है? सूदखोर, वन हु लैंड्स मनी एट वेरी हाई रेट्स। ऐसा व्यक्ति जो पैसा उधार देता है बहुत ज्यादा दर पर, बहुत ज्यादा ब्याज दर पर, बहुत हाई रेट्स पर पैसा उधार देता है। तो ये थे हमारे ऐसे वर्ड्स, वन वर्ड्स जो किसी प्रोफेशन को डिनोट करें। अब आगे हमारे वन वर्ड्स डिनोटिंग काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स। ऐसे वन वर्ड्स जो किसी प्रकार की सरकार को या शासन को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। इस तरह के शासन को डिनोट करने के लिए, संबोधित करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें पहला है हमारा एनार्की, अराजकता, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एनार्की वहां होती है जहां किसी प्रकार का शासन ना हो, यानी कि कोई रूलिंग गवर्नमेंट ही ना हो तो ऑटोक्रेसी हो, ना डिक्टेटरशिप हो, ना ब्यूरोक्रेसी हो, किसी तरह, मतलब लोग खुद ही शासन कर रहे हैं या शासन है ही नहीं, वहां पर अराजकता फैली है। दूसरा है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी होता है कुलीन तंत्र, गवर्नमेंट बाय नोबल्स और लॉर्ड्स। ऐसी गवर्नमेंट जो किसी कुलीनों द्वारा, यानी कि उस देश के या उस कंट्री के अमीर लोगों द्वारा, कुलीन लोगों द्वारा या एलिट क्लास द्वारा जिस पर शासन किया जाता हो, तो एरिस्टोक्रेसी। इस वर्ड को आप उस रेफरेंस में भी देख सकते हैं कि जैसे आप में से बहुत से लोगों के पास, अगर आप लोगों के घर में जो पुराने ब्रीफ केस होते थे, ब्रीफ केस, वो ज़्यादातर एक ही कंपनी का होता था। उसका नाम था एरिस्टोक्रेट कंपनी के ब्रीफकेस आते थे पहले, वो सिर्फ वही आते थे। तो उसका ऐड भी दिया जाता था, तो इस तरह दिया जाता था कि ये कुलीन लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत एलिट क्लास इस्तेमाल करती है। तो और वो उसकी क्वालिटी भी ऐसी ही होती थी कि बहुत एलिट टाइप की उसकी क्वालिटी होती थी, बहुत अच्छी क्वालिटी। तो एरिस्टोक्रेट उसी से ही मिलता जुलता वर्ड है।
तीसरा है इसमें हमारा ऑटोक्रेसी, यानी कि निरंकुश और निरंकुश राज्य शासन, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी कि किसी एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति द्वारा ही शासन, ऑटोक्रेसी। इसे इसका सिनोनिम, इसका पर्यायवाची डिक्टेटरशिप भी होता है। इसे डिक्टेटरशिप के भी टर्म में रेफरेंस में देखते हैं, जैसे कि चाइना की गवर्नमेंट। चौथा है इसमें हमारा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? स्वराज्य। जैसे कि हर आप ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, ज़्यादातर जो राज्य हैं इस किसी भी कंट्री के अंदर, स्टेट्स भी कभी कभी ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। जैसे कि स्पेन के अंदर आपने पिछले 2-3 साल पहले भी सुना होगा कैटालोनिया की डिमांड, कैटालोनिया की डिमांड बहुत ज़्यादा चरम पर थी। तो स्पेन के अंदर कैटालोनिया की डिमांड बहुत ज़्यादा चरम पर थी। तो इस तरह के राज्यों को क्या कहा जाता है? स्वायत्त राज्य, यानी कि ऑटोनॉमी। फिर है ब्यूरोक्रेसी, जहाँ पर ऐसे जो गवर्नमेंट, जहाँ पर ऑफिशियल्स द्वारा, यानी कि सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा शासन किया जाता हो, पूरा शासन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ में हो। ऐसी सरकार को, ऐसे शासन को क्या कहा जाता है? ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेटिक रीम। छठा है हमारा डेमोक्रेसी, जनतंत्र। बहुत अच्छी तरह से आप लोग वाकिफ होंगे, गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि सब जगह पब्लिक की, यानी कि पीपल की पार्टिसिपेशन हो, इनकी पार्टिसिपेशन हो, यानी कि सहभागिता हो पब्लिक की। फिर है 7th हमारा जेरोंटोक्रेसी, वृद्ध तंत्र, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पर्सन। इस तरह की आप गवर्नमेंट देख सकते हैं कि कुछ ऐसे आइलैंड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह की जेरोंटोक्रेसी पाई जाती है, गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, जो कई 20-20, 30-30, 40-40 सालों से सत्ता में बने हुए हैं। यहाँ ये ज़्यादातर आपको आइलैंड कंट्रीज़ पे दुनिया में दिखेगी। फिर है 8th हमारा कैकिस्टोक्रेसी, बुरे लोगों का शासन, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन, यानी कि देश के सबसे बुरे लोगों का शासन, कैकिस्टोक्रेसी। फिर है 9th हमारा न्यूक्रेसी, अनुभवहीन सरकार, गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस पर्सन, ऐसी सरकार जिसमें सब अनुभवहीन लोग हों, सारे के सारे लोग ही अनुभवहीन हों, उनको किसी भी तरह का सरकारी एक्सपीरियंस या अनुभव ना हो। 10th है हमारा ऑक्लोक्रेसी, भीड़ तंत्र, गवर्नमेंट बाय मॉब क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? भीड़ को। ये वर्ड भी आप बहुत सुनते होंगे मॉब लिंचिंग के टर्म में, मॉब लिंचिंग के रेफरेंस में इस वर्ड को आप बहुत सुनते होंगे। तो ऐसा शासन जो भीड़ के द्वारा किया जाता हो, यानी कि भीड़ जो कहेगी, जहाँ पर ज़्यादा लोग भीड़ इकट्ठा हो जाएं और वो अपनी बातें मनवा लें, तो ऑक्लोक्रेसी, इसे भीड़ तंत्र कहा जाता है। फिर है हमारा 11th ओलिगार्की, कुलीन तंत्र, गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्सन्स, यानी कि ओलिगार्की क्या होता है? एक तो हमने देखा था शुरू में एरिस्टोक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट बाय नोबल या लॉर्ड्स, जितने भी नोबल हैं उस कंट्री के या एलिट क्लास है उनके द्वारा शासन। लेकिन इसमें गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्सन्स, इसमें कुछ आप झलक इंडिया में इस समय देख सकते हैं कि कुछ ही लोगों का शासन है। अगर इनडायरेक्ट वे में कहा जाए तो थोड़ा वो पॉलिटिकल हो जाएगा। अगला है हमारा 12th पैनार्की, गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। 13th हमारा पीटोक्रेसी, धनिक तंत्र, गवर्नमेंट बाय द रिच, ऐसे सरकार जो अमीरों द्वारा चलाई जाती हो, अमीरों द्वारा, यानी कि यहाँ एलिट क्लास का मतलब नहीं है, जिसके पास पैसा है वही वहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है और इंटरफेयर करने के साथ साथ मैनिपुलेट कर सकता है गवर्नमेंट को। 14th हमारा सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज और ऑफ रिलीजन, ये होगा ऑफ रिलीजन, ऐसी सरकार जो धर्म के आधार पर ना चलती हो, धर्म के आधार पर ना चले, वहाँ पर क्या हो, वो क्या कहलाएगी? सेक्युलर गवर्नमेंट, धर्म के आधार पर नहीं हो। फिर है मोनार्की, राजतंत्र, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? भूटान, गवर्नमेंट बाय मोनार्की। और इसका एक कुछ एग्जाम्पल हम ब्रिटेन का भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो राजा एक तरह से काम करता है, वो जो है देश का सर्वोच्च पर्सन होता है। फिर है, क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट का टर्म नहीं होता। फिर है 16 हमारा थियार्की, देव शासन, गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, भगवान द्वारा शासन, यानी कि जो हम धार्मिक किताबें कहेंगी उसी के हिसाब से शासन होगा। और इसी से मिलता जुलता है एक थियोक्रेसी, हमारा लास्ट है आज का, थियोक्रेसी, धर्मतंत्र, यानी कि गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन। इसका एग्जाम्पल क्या है? सऊदी अरब। इसका एक एग्जाम्पल, और आप बहुत से कंट्रीज़ में इसके एग्जाम्पल्स हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। और वैसे तो गल्फ नेशंस में ज़्यादातर कंट्रीज़ इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं, यानी कि थियोक्रेसी, जैसे कि अफगानिस्तान में स्थित तालिबान गवर्नमेंट। हालांकि वो कंट्री तो अभी नहीं कही जाएगी क्योंकि उसको कंट्री का रिकॉग्निशन नहीं मिला है। तो गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, ऐसा शासन जो धार्मिक कानूनों पर चलता हो, धार्मिक कानूनों पर चले, ऐसा शासन जो धर्म के कानूनों के हिसाब से चले, उसे क्या कहते हैं? थियोक्रेसी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कुछ और हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रह गए, उसे हम आगे आने वाले 1-2 लेक्चर्स में कवर करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम आपको इडियम फ्रेसेस कवर कराएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।